Okay, so good morning to all of you. So today's Good topic morning, is ma'am. structure of bacteria. Okay. So in the previous class, I have just taught you that about the microorganisms. Uh, what are microorganisms? I have already taught you that microorganisms are organisms that can't be seen by naked eye. है ना, ये बताया था ना कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम लोग naked eye से नहीं देख सकते. That microorganism can be seen only through the some optical instrument like microscope. है ना? That's why they are called as a microorganisms. And there are category of microorganisms like bacteria, है ना, प्रोटोजोन, फंजाई, एल्गी, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. ठीक है ना, बताया था ना कि जैसे कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया आते हैं, फिर कुछ फंजाई आते हैं, एल्गी आते हैं, जिनको कि नेकेड आई से आप लोग नहीं देख सकते हो. अब उसमें मैंने तुम लोगों को क्लास में बताया था, जो अभी तो कुछ स्टूडेंट ने नया नया ज्वाइन किया होगा, मैंने क्लास में तुम लोगों को बताया था कि भाई चलो बैक्टीरिया तो तुम लोगों को नहीं दिखता है, भाई कहीं बैक्टीरिया ऐसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन फंजाई तो तुम लोग खाते हो ना. यस मैम. है ना, किस फॉर्म में खाते हो? जैसे मशरूम. मशरूम क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ फंजाई, है ना, और वो तुम लोग को नजर आता है, तुम लोग उसको खाते हो. तो बोलोगे ना कि फिर माइक्रोऑर्गेनिज्म कैसे हुआ मैम, वो तो दिखता है, वो तो साइज में बड़ा होता है, वो दिखता है. ठीक है ना, तो उसका ये जवाब है कि हाँ ठीक है, वो दिखता है क्योंकि उसमें फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन, वो जो तुम लोग खाते हो ना, जो उसका छत्ते जैसा, वो उसका फ्रूटिंग बॉडी होता है. तो फ्रूटिंग बॉडी के कारण वो दिखता है तुम लोगों को, लेकिन उसका डिटेल स्ट्रक्चर, उसका जो डिटेल स्ट्रक्चर अगर तुम्हें देखना हो कि उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत है, और इसलिए वो माइक्रोस्कोपिक कैटेगरी में आता है. सब कोई म्यूट करो ना मैम, आवाज नहीं आ रहा, कोई कोई का म्यूट नहीं है. म्यूट. सब कोई म्यूट करो, वीडियो ऑन करो, वॉल्यूम म्यूट करो, ठीक है ना, नहीं तो नहीं सुनाई देगा. समझ रहे हो किसका अभी ऑन है? ठीक है, तो इसी तरह जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था, क्लास में बताया था, जिन लोगों ने क्लास लगाया है उन लोगों के लिए सही है, बट जो लोग क्लास नहीं लगाए उनके लिए है कि भाई कुछ एल्गी, अब तुम लोग जैसे मैंने बताया था कि भाई ठीक है, एल्गी तुम लोगों ने देखा है, तो तुम लोगों ने बोला कि नहीं देखा, तो देखा होगा एल्गी, क्योंकि जब बरसात हो जाती है ना, और जब हम चलते हैं तो क्या होता है, देखते हैं कि किनारों पे जैसे दीवार वगैरह पे कुछ हरी हरी, है ना, वो एक मैट सा बन जाता है, तो वो क्या है? एल्गी है ना, तो वो भी दिखता है. तो फिर पूछोगे कि मैम जब वो भी दिखता है तो वो भी कैसे हुआ माइक्रोऑर्गेनिज्म, है ना? तो भाई वो इसलिए दिखता है क्योंकि एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसका जो ग्रीन जैसी जो स्ट्रक्चर है ना, इसके कारण वो तुम्हें दिख जाता है. ठीक है ना, और उनका साइज जो है वो बैक्टीरिया से समवट बड़ा होता है, जैसे फंजाई भी बैक्टीरिया से बड़े होते हैं, एल्गी भी बैक्टीरिया से बड़े होते हैं, तो वो तुम्हें दिख जाता है, राइट. लेकिन उनका डिटेल स्ट्रक्चर अगर तुम्हें देखना होगा कि भाई उसका कहाँ थैलेस स्ट्रक्चर है, वहां कहाँ स्पोर्स बन रहे हैं, उनका कहाँ जो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये सब है, तो उस सब के लिए तुम्हें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, राइट. इसीलिए इन सबको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में रखते हैं. तो इसमें तुम लोगों को बैक्टीरिया के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि बैक्टीरिया का यूज हम ज्यादा करेंगे, जो हमारा फंडामेंटल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें बैक्टीरिया के बारे में ही हम लोग ज्यादा इसमें डिस्कस करेंगे. सो जो बैक्टीरिया का जो, पहले तो देख लो कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में आता है, जिसका साइज जो है वो 0.5 से 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है. तो जो कितना छोटा होता है, मतलब 0.5 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर मींस 10 टू द पावर -6 मीटर, राइट. इतना छोटा होता है, और मतलब इतना छोटा जैसे हमारा जो सेल होता है ना, जो हमारा बॉडी सेल होता है, उसमें आरबीसी पाया जाता है. आरबीसी जानते हो ना, ब्लड, जिसको कि हम लोग रेड ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं, जो लाल वाला पार्ट होता है ना हमारे ब्लड का, उसका जो सेल होता है वो भी तुम्हारा 7.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है. मतलब कहने का मतलब कि जो एक एवरेज बैक्टीरिया होता है, उसका साइज हमारा जो ब्लड सेल है उससे भी छोटा होता है. ठीक है ना, लेकिन जो सरफेस एरिया जो होता है ये तुम्हारा 12 माइक्रोमीटर के बराबर होता है. वॉल्यूम जो होता है वो 4 माइक्रोमीटर के बराबर होता है ना. और जब इनका सरफेस एरिया रेशियो निकालोगे तो दैट
मैम आवाज नहीं आ रही है। म्यूट नहीं किया है कोई, आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। बात किए जा रहा है, पता नहीं कौन बात किए जा रहा है, उसको अभी हम निकालते हैं क्लास से बाहर। ये 83 किसका नंबर है? 833789 उसको समझ नहीं आ रहा म्यूट करना है, बकवास मारे जा रहा है। कौन है ये 833? ये किसका है 833 का? इसको मैं निकालती हूँ क्लास से बाहर। समझ में नहीं आ रहा है। सुनता ही नहीं है, ठीक है ना। जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो 3:1 है, राइट। कहने का मतलब कि देखो हैंग कर गया, कौन है आइए, दूर से बोलो। हाँ बुक दिखाना है, अभी क्लास ले रहे हैं, बुक और अपना रसीद वहां रख दो, ठीक है, लैब अटेंडेंट के पास, वहां पे बुक एंड रसीद रख दो। हम उसको वेरीफाई करके सिग्नेचर करके उसके पास है तो वहां से उठा रहना लगभग 1 घंटे के बाद, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सरफेस, अब सुन रहा है तुम लोगों को? यस मैम। यस मैम। जो सरफेस एरिया Yes, टू ma'am. वॉल्यूम रेशियो है वो यहाँ पे दिखा रहा है 3:1 है ना। ये देखो यहाँ पे इसलिए दिखा रहा है कि जो हमारा तो मतलब एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल होता है, यूकेरियोटिक कहने का मतलब कि हमारा सेल, फंजाई का सेल, जो हमारा बॉडी सेल होता है, जानवरों का जो सेल होता है या जो तुम्हारे प्लांट सेल होते हैं उनका जो बॉडी सेल होता है उसका जो सरफेस एरिया है, यानी कि कहने का मतलब कि उनका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशियो जो है देखो कितना कम है, 0.3:1 है ना। मतलब कहने का मतलब कि भाई जो अभी हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, कोरोना दौर से गुजर रहे हैं, उसमें तुम देखते होगे कि एक छोटा सा वायरस है जिसको कि कोई नहीं देख पा रहा है और वो बेचारा, मतलब कि बेचारा क्या, बेचारे हम लोग अभी बने हुए हैं, उसने कितनों की जान ले ली और वो कहीं नहीं दिखता है, इतना माइन्यूट है, कहीं नहीं दिखता है, लेकिन वो कितना एक्टिव है ना। हालांकि वो वायरस है और तो वो इनएक्टिव है, वो अगर एक्टिव होता भी है तो हमारे बॉडी सेल पे एक्टिव होता है, बैक्टीरिया के बॉडी सेल पे एक्टिव होता है, लेकिन वो अदृश्य सा ऑर्गेनिज्म कितना डेंजरस है यू कैन इमेजिन, है ना। हम लोग जिस दौर से अभी गुजर रहे हैं, जो हम लोग ऑनलाइन पे आए हैं, दैट्स वो पिछले 2 साल से हम लोग गुजर रहे हैं और उसका हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो हमारा बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया देखने में तो छोटा है, बिल्कुल छोटा, 0.5 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है, लेकिन इसकी जो एक्टिविटी है ना वो इतनी हाई है। तो क्यों हाई है? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो है ना वो बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब कि साइज इसका मतलब कि इतना छोटा है, सरफेस एरिया हालांकि इसका 12 है लेकिन वॉल्यूम इसका कितना कम है, इतने कम वॉल्यूम में इसने अपने सारे जो उसके जो स्ट्रक्चर्स है उसको एकोमोडेट कर रखा है कि मतलब बहुत ज्यादा इसको ना स्पेस की जरूरत होती है, ना खाने पीने की बहुत ज्यादा इसको कोई रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा तुम खाना दे दो, वो पूरा खाना जो है वो उसके पूरे सेल के अंदर आराम से फैल जाता है एंड सारे जो उसके ऑर्गेनेल्स हैं, जो ऑर्गेनेल्स तो नहीं, जो सारे उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उसको आराम से लेके और अपना सारा जो है वो एक्टिविटी एंड फंक्शन करता है। यही चीज बता रहा है कि हालांकि इसका जो साइज है इतना स्मॉल है, लेकिन जो सरफेस एरिया वो वॉल्यूम रेशियो बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि फूड जो है वो सरफेस एरिया से के लार्ज सरफेस एरिया के कारण इमीडिएटली जो है वो बैक्टीरिया के हर पार्ट में रीच करता है एंड इस तरह से उसमें किसी तरह का कोई ऑर्गेनेल्स एंड स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमारा देखो, हमारा इतना बड़ा बॉडी दिखता है ना, आंख नाक सब कुछ दिखता है, राइट। हमारे किडनी भी मतलब विजिबल होते हैं, अगर डॉक्टर के पास जाओगे किडनी वगैरह देखने की उनका ये बना रहता है, मैप बना रहता है, किडनी भी देख सकते हैं, लीवर भी देख सकते हैं। मतलब हम लोगों को जो ऑर्गेनल्स होता है वो काफी बड़ा होता है, राइट, जिसको कि आराम से हम लोग देख सकते हैं। अब क्योंकि ऑर्गेनल बड़ा है तो हमारा शरीर का वॉल्यूम भी बड़ा है, भाई इतना बड़ा शरीर रहेगा तब ना ये छोटे छोटे जो ऑर्गेनल्स जो है वो हमारे अंदर फिट रहेंगे। लेकिन
उस सबको जिंदा रखने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लार्ज अमाउंट ऑफ खाना खाने की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि हमारा वॉल्यूम ज्यादा है ना, हमने मतलब कि ज्यादा वॉल्यूम में अपने ऑर्गेनल्स को बिखेर रखा है, तो इसीलिए हर पार्ट को एक अपना एक्सपेंशन है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिससे कि वो अपना प्रॉपर फंक्शन करता है एंड अपने सेल को वो जिंदा रखता है। ऐसी जरूरत बैक्टीरिया में नहीं होती। बैक्टीरिया एक छोटा सा माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और उसके छोटे छोटे उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो स्ट्रक्चर्स जो है वो कहीं ना कहीं रिजेंबल करते हैं यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर के, और सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो बहुत ज्यादा होने के कारण वो सारे जो उसके जो स्ट्रक्चर है वो बहुत आराम से सर्वाइव करता है एंड एक्टिविटी जो है उसकी इसीलिए बहुत ज्यादा हाई होती है। तो ये तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकता है कि although bacterial structure is so small, है ना, but its activity is very fast. Why? तो तुम्हारा आंसर यही होगा कि लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, अगर एक नंबर में लिखना होगा, अगर तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा, अगर एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन होगा कि भाई 2 नंबर में इसको ये करो कि although bacteria the size of bacteria is very small but it's all structures don't need any special mechanism or structure to lies within the bacterial cell. So that your answer will be because large surface area by volume ratio, है ना, enable it to take food quickly, oxygen quickly and distribute among them quickly. So there is no need of any other circulatory mechanism or any other mechanism to keep live these all cells. हमारे जैसे जो कहने का मतलब कि हमारे अंदर जो होता है वो हर सिस्टम डेवलप होता है, हमारे अंदर एलिमेंट्री कनाल होता है, एलिमेंट्री सिस्टम होता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा आईएससी में कि डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम खाना खाओ कहाँ पचे, कहाँ एंजाइम निकले, कहाँ एसिड हो, कहाँ अल्कलाइन हो, ये सारा एक सिस्टम बना होता है। तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाता है तो उसका भी एक सिस्टम है ना, कि भाई वो लंग में जाए, लंग से यहाँ जाए, यहाँ प्यूरिफाई करे, ऑक्सीजन यहाँ से जो ब्लड है यहाँ से ऑक्सीजन ले, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले, ऐसे निकाले वैसे निकाले, तो एक अलग रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है। इसी तरह खाना जब हम लोग खा रहे हैं, है ना, तो खा लेते हैं तो खाना हर पार्ट में पहुंचना चाहिए, तो वो पहुंचाने का काम कौन करेगा भाई, तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड सिस्टम करता है, और ये ब्लड सिस्टम नॉट ओनली खाना पहुंचाता है हर पार्ट को, ऑक्सीजन भी पहुंचाता है हर पार्ट को। तो भैया ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि बैक्टीरिया को जरूरत ही नहीं, जब जरूरत ही नहीं तो क्यों खाम खाई इतना कचरा पाले, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो होता है वो इतना कम होता है ना, सॉरी इतना ज्यादा होता है कि उसमें किसी भी तरह की कोई एक्स्ट्रा मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती। जो खाना बैक्टीरिया के सरफेस पे ऐसे रख दोगे, वो बैक्टीरिया क्विकली उसको एब्जॉर्ब करता है, और उसके सारे जो स्ट्रक्चर है वो इतने क्लोज होते हैं कि सारे के पास इक्वली पहुंच जाता है। So there is no need of any circulatory mechanism, there is no need of any respiratory mechanism, there is no need of any digestive mechanism in case of bacteria. तो ये क्वेश्चन याद रखना, पूछ सकता है, हम भी पूछ सकते हैं तुमसे कि why there is no any extra system required for bacteria to keep them alive. So your answer will be surface area to volume ratio is very large in case of bacteria, है ना. So food and air enters through surface area, and quickly this is all part of bacteria. So there is no need of any structure or organelle, है ना, or any mechanism in the bacteria. Clear है? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. एक स्लाइड में हम बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत हासली भागना नहीं है, आराम से समझना भी है तुम लोगों को। तुम्हारे पास सब कुछ है, मटेरियल है, सब कुछ है। तुम लोग बासु के साइट पे जाओगे तो मेरा सारा नोट्स दिया हुआ है उसपे, है ना, वहां से भी ले सकते हो और हम भी तुम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। बट यहाँ पे एक एक चीज समझ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन हम ट्विस्टेड पूछेंगे और उसके लिए क्लास लगाना जरूरी है। अब देखो, ये जो बैक्टीरिया है ना, दिखता तो है नहीं, तुम लोगों ने किसी ने नहीं देखा होगा। लैब में भी आओगे तो तुम लोगों को बैक्टीरिया हम दिखाएंगे, जब प्रैक्टिकल कराएंगे तो बैक्टीरिया दिखाएंगे, लेकिन वो बैक्टीरिया भी तुम लोगों को ना बस ऐसे दिखेगा, जैसे क्या कहते हैं, एकदम मतलब कि ऐसे गमी सा गोल सा पॉइंट सा दिखेगा, है ना। तो उसमें भी तुम लोग बोलेंगे मैडम ये बैक्टीरिया, जैसे अभी तुम लोग सैनिटाइजर का एक ड्रॉप डालते हो ना गाढ़ा सा, जस्ट लाइक वैसा ही बैक्टीरिया जो होता है वो ट्रांसपेरेंट गमी सा
चिपचिपासा वैसे ही दिखेगा, लेकिन उस एक एक ड्रॉप के अंदर, उस एक बूंद के अंदर इतने सारे, इतने करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं। ये तुम लोगों को दिखाई देगा माइक्रोस्कोप के अंदर, है ना। और वो भी डिफरेंट डिफरेंट साइज के कुछ दिखेंगे। भाई तुम लोग सबको अलग अलग मैं स्लाइड दे दूंगी और बोलूंगी भाई देख के बताओ कि इसका साइज कैसा है। तो किसी को कुछ नजर आएगा, किसी को कुछ नजर आएगा, ऑब्जर्वेशन नजर आएगा। तो जब तुम लोग स्लाइड के अंदर देखोगे ना, तो किसी को दिखेगा कि मैडम ये तो ना एकदम डॉट जैसा है, गोला सा है, गोल गोल सा, छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर सा है। किसी को दिखेगा कि मैडम वो ना गोल भी है, थोड़ा सा लंबा भी है। तो जब गोल होगा ना, जिसको डॉट दिखेगा, है ना, तो वो ना होगा कोकस, उसको हम लोग बोलेंगे कोकस। राउंड से बैक्टीरिया को टेक्निकली हम लोग कोकस बोलते हैं, है ना। और वही कोकस अगर, क्योंकि तुम लोग को सिंगल नहीं दिखेगा उस एक स्लाइड में भी, तुम लोग को सिंगल नहीं दिखेगा। ये ना, ये जो राउंड शेप है ना, ऐसे चेन चेन मोती जैसा, ऐसे ऐसे एकदम राउंड राउंड सा ऐसे बनाता हुआ जब दिखेगा, तो तुम लोग बोलोगे उसको कि मैम ये चेन में है, और जब चेन में है तो ये स्ट्रेप्टोकोकस है ना। सो दिस आर द टेक्निकल टर्म। ये तुम्हें एक नंबर में भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि when a coccus lies in a chain, that is known as fill in the blanks। तो क्या लिखोगे? स्ट्रेप्टोकोकस। लेकिन अगर वो क्लस्टर में होगा, है ना, ऐसे ग्रुप में होगा, ग्रेप जैसा, जैसे गुच्छे जैसा होता है ना अंगूर का गुच्छा, अगर वैसा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस। इसी तरह कुछ जो स्टूडेंट होंगे उनको देखेंगे कि मैम वो थोड़ा सा ना ओवल भी था, थोड़ा सा ऐसे ऐसे फैला हुआ था। तो दैट मीन्स कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बैसिलस एंड कोकस। बैसिलस मीन्स हो गया कि तुम्हारा मतलब रॉड शेप, है ना, इस तरह से तुम्हारा रॉड शेप स्ट्रक्चर होगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि बैसिलस है ना। अब वही बैसिलस यानी जो रॉड से बैक्टीरिया है, अगर वो तुम्हारा क्या होगा कि चेन में होगा, तो उसको तुम लोग बोलोगे कि दिस इज स्ट्रेप्टोबैसिलस, राइट। अगर वो तुम्हारा क्लस्टर में होगा तो बोलोगे कि भाई दिस इज स्टेफाइलोबैसिलस, है ना। लेकिन अगर तुम्हारा बैसिलस एंड कोकस के बीच का ये अगर ये इस टाइप का शेप हो, तो तुम बोलोगे कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोको एंड बैसिलस, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ राउंड एंड rod shaped bacteria, that is known as the Cucubacillus. So I can ask you the question, what that bacteria is called, the combination of Coccus and Bacillus. Name a bacteria that is the combination of Coccus and Bacillus. Fill in the blanks. Then what will you write? You will write this is Cucubacillus. So क्वेश्चन तुम्हें एक नंबर का भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स का भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स भी आ सकता है। तो ये सारे टेक्निकल टर्म तुम्हें याद रखे करेंगे। कुछ जो होता है ना कॉमा से बैक्टीरिया दिखता है, मतलब इस तरह से, मतलब ऐसे कॉमा जैसा, विब्रियो इसको की बोला जाता है, विब्रियो। तो कॉमा से बैक्टीरिया इज कॉल्ड विब्रियो, है ना। तो या अगर पूछा जाए कर्व से बैक्टीरिया इज कॉल्ड, तो यू विल राइट विब्रियो, है ना। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं ना ऐसे स्क्रू जैसे होते हैं, जैसे तुम लोग स्क्रू ऐसे टाइट करते हो ना ऐसे दीवार में पेंच लगाने के लिए, तो स्क्रू टाइप बैक्टीरिया इज कॉल्ड, तो यू विल राइट स्पाइरोलम, है ना। या मतलब या स्पाइरल बैक्टीरिया इज कॉल्ड, स्क्रू टाइप बैक्टीरिया को तो स्पाइरोकीटी बोलते हैं, ये एकदम जाने तुम्हारा स्क्रू जैसा होता है, तो दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड स्पाइरोकीट। स्पाइरोकीट इज स्क्रू टाइप बैक्टीरिया, बट स्पाइरिलम बैक्टीरिया सिंपली कॉल्ड स्पाइरिलम। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्क्वायर शेप भी होते हैं, है ना, एंड कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्टार शेप होते हैं। तो जरूरी नहीं कि एक ही तुम्हें स्लाइड में दिख जाए, है ना, क्योंकि अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं वो अलग अलग ओरिएंटेशन में होते हैं। अब देखो, अब सोचोगे कि ये बैक्टीरिया जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाता कैसे। ये जैसे सपोज करो कि तुम्हारे पास एक गोले सा स्ट्रक्चर है, तुम्हारा एक कुकाई स्ट्रक्चर है ना। तो जब वो डिवाइड करेगा, है ना, एक प्लेन में अगर डिवाइड करा, एक प्लेन में डिवाइड करा, तो पहले डिप्लोकोकस बनाया, है ना, और वो डिवाइड करता गया, तो वो क्या बना लेगा, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, स्ट्रेप्टोकोकस, है ना। So जब when bacteria occur in two, है ना, when cocci occur in two, divided in one plane and occur in a pair of bacteria, that bacteria is known as the diplococcus, है ना। But when occur in a chain, that bacteria is known as the streptococci, okay। But वो तो एक प्लेन में था, ये सिंपल है कि अगर डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस है तो ये तुम्हारा वन प्लेन में डिवीजन है इसका, है ना। लेकिन अगर डबल प्लेन में, अगर दोनों प्लेन में अगर उसका डिवीजन है, दैट विल मेक अ टेट्राड ऑफ 4, दैट बैक्टीरिया इज नोन एज द स्टेफाइलोकोकस, है ना। और यही बढ़ते बढ़ते तुम्हारा ग्रेप लाइक ओरिएंटेशन में चला जाएगा, ओके।
सो दिस इज स्टेफाइलोकोकस, यानी कि बैक्टीरिया जो है जब दो प्लेन में डिवाइड करता चला गया और एक तरह से उसने गुत्थे लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, तो दैट बैक्टीरिया इज नोन एज द स्टेफाइलोकोकस। जब तुम माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, तो कुछ बैक्टीरिया जो होंगे वो दिखेंगे, इतना बड़ा बड़ा नहीं दिखेगा, ये तो रेजोल्यूशन वाला स्ट्रक्चर है, काफी इनलार्ज स्ट्रक्चर है, बट तुम्हारा जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, तो ऐसे छोटे 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 डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, है ना। तो अगर ऐसे ग्रेप लाइक अरेंजमेंट में होगा, तो उस बैक्टीरिया को, उस टाइप के बैक्टीरिया को हम लोग बोलेंगे स्टेफाइलोकोका। अब इसी तरह अगर तुम्हारा बैक्टीरिया जो है वो अगेन दो ही प्लेन में डिवाइड कर रहा है, बट ये बैक्टीरिया जो होगा वो स्क्वायर बैक्टीरिया ही है ना, मतलब कि अगर ये प्लेट जैसा स्ट्रक्चर अगर बनाएगा, तो दैट बैक्टीरिया इज नोन एज द स्क्वायर बैक्टीरिया। ये तुम्हारा लाइव स्ट्रक्चर है, कुछ बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जो कि स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर ये दिखता है ना। मतलब वो सब तो डिपिक्शन था, ये तुम्हारा ओरिजिनल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। तो ये जो प्रीवियस स्लाइड है, इसमें तुम लोगों को ये सारे जो टेक्निकल जो टर्म है ये याद करने पड़ेंगे। कोकाई होगा तो उसको क्या बोलेंगे, चेन में होगा तो क्या बोलेंगे, क्लस्टर में होगा तो क्या बोलेंगे, जब बैक्टीरिया जो होगा रॉड शेप होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अगर वो रॉड बैक्टीरिया अगर चेन में होगा तो क्या बोलेंगे, क्लस्टर में होगा तो क्या बोलेंगे, जब कॉम्बिनेशन ऑफ कोकस एंड बैसिलाई होगा तो क्या बोलेंगे, कोकोबैसिलस बोलेंगे, अगर वो कर्व्ड है तो क्या बोलेंगे, स्क्रू शेप्ड है तो क्या बोलेंगे, है ना, स्क्वायर है, स्टार है, इन सब को क्या बोलेंगे, ये सारे टेक्निकली आप लोगों को याद करना पड़ेगा। नो, अब हम आते हैं एक एक बैक्टीरिया के बारे में। एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, और ये बैक्टीरिया जो है ना, ये मतलब छोटा सा तो दिखता है ना, दिखने में तो तुम लोगों को बस राउंड या ऐसे रॉड सा दिख जाएगा, ऐसे डॉट सा, लेकिन जब उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा, माइक्रोस्कोपी भी मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी। माइक्रोस्कोप में कई तरह के माइक्रोस्कोप रहते हैं, तो तुम्हारे लैब में जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप है, उसमें तुम लोग बस 10x 20x 40x एंड 100x इतने ही रेजोल्यूशन तक तुम लोग देख पाओगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ना, किसी भी छोटे स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इनलार्ज बना देता है, इतना इनलार्ज बना देता है कि आप उसके अंदर का डिटेल स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है ना, तुम लोग को यहाँ नहीं एक्सपेक्ट करना कि यहाँ माइक्रोस्कोप में तुमको दिख जाएगा, है ना, ये तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा। ये सब जो स्ट्रक्चर है ना, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ये इतना डिटेल स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना। तो एक जो सिंपल जो बैक्टीरिया होता है ना, ये बैक्टीरिया बड़ा खतरनाक सा है। देखो इसके अंदर कितने सारे स्ट्रक्चर है, ये जो बाहर एक लंबा जो कूट सा स्ट्रक्चर है, ये इसको फ्लैजिलम बोलते हैं, है ना। और ये फ्लैजिलम जो है वो बैक्टीरिया को घूमने मतलब मूवमेंट में, जैसे जस्ट लाइक बंदर का कैसे पूंछ होता है, इसी तरह इसका भी एक पूंछ होता है, और ये हर बैक्टीरिया में नहीं पाया, इट्स नॉट अ नेसेसरी स्ट्रक्चर, है ना, इट इज एसेसरी स्ट्रक्चर। नेसेसरी मींस कि मतलब इसको ऐसा सर्वाइबिलिटी के लिए जरूरत नहीं होती है, जो एक्वाटिक बैक्टीरिया होते हैं या कोई स्विमिंग बैक्टीरिया होते हैं, उनमें ये इस तरह का फ्लैजिलम लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसी तरह बट जो बैक्टीरिया है ना, उसके ऊपर ना छोटे छोटे स्पाइक लाइक है ना, कांटेदार स्ट्रक्चर होता है, छोटा 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 छोटा, इसको हम लोग बोलते हैं पिलाई, और इसी पिलाई को हम लोग फिम्बरी भी बोलते हैं। एक पिलाई जो होता है उसको पाइलस बोलते हैं, एक जो मतलब कि फिम्बरी हो गया पूरा ग्रुप को, और एक जो पिलाई उसको फिम्बरी भी बोल रहे हैं, पूरे ग्रुप को पिलाई बोल रहे हैं, और एक को हम लोग फिम्बरिया या पाइलस बोल रहे हैं। अब इसमें जो है वो राइबोसोम भी पाया जाता है ना। राइबोसोम जो होता है उसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। कुछ इंक्लूशंस भी होते हैं, जैसे हमारे अंदर फैट ग्लोब्यूल्स ये सब स्टोर्ड मटेरियल होता है, इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर भी इंक्लूशंस होते हैं। ये ना इसको जो कवर देख रहे हो ना, ये आप बाहर का जो कवर, ये कवर भी ना कई लेयर का होता है। ये आउटर मोस्ट जो होता है उसको हम लोग कैप्सूल और स्लाइम लेयर करते हैं। जो कैप्सूल के जस्ट नीचे जो होता है ये एक थोड़ा सा थिक वॉल होता है, जिसको कि हम लोग सेल वॉल कहते हैं, एंड उसके नीचे जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है ना। तो अब तुम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, उनको जान के बड़ा मतलब ये आश्चर्य होगा कि अरे ये तो ना मतलब कि प्लांट जैसा है, मतलब सेल वॉल है, इसका मतलब कि ये प्लांट सेल है ना। नहीं, ये ना प्लांट सेल है ना ये एनिमल सेल है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल टू, क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर है ना ये बिल्कुल ही यूनिक है। इसमें सेल वॉल है, बट इसका सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन है वो नॉर्मल जो हमारा प्लांट सेल है ना उसके कॉम्पोजिशन से बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। और एनिमल सेल की तरह बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि एनिमल सेल की तरह तो इसमें कोई स्ट्रक्चर ही नहीं पाया जाता है। सो ऑल्दो इट्स
it have plant, it have cell wall, but the composition of cell wall is different than that of the plant cell, है ना। इसी तरह इसमें सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, जैसे हमारे अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है ना, हमारा जैसे हर काम जो होता है, हमारा जो जेनेटिक्स होता है वो क्रोमोसोम डिसाइड करता है। इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर भी ये लॉन्ग एक क्रोमोसोम, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसके सारे जेनेटिक्स को कंट्रोल करता है। एंड एक सर्कुलर, एक एक्स्ट्रा भी प्लाज्मिड होता है, मतलब जैसे हम लोग के अंदर बस एक ही वही क्रोमोसोम होता है, मतलब 20, हालांकि हमारे अंदर 23 प्लस XY क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। एनिमल्स के जो हमारे जो ह्यूमन बॉडीज होते हैं 23 प्लस XY हमारे अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, बट इसमें जो होता है वो सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, और उसके अलावा एक अलग एक एडिशनल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कि हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड जो होता है ना, वो मतलब कि डीएनए लाइक ही स्ट्रक्चर होता है ना। जैसे क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए का क्रोमोसोम बनाता है, डीएनए जो होता है वो एकदम ऐसे ऐसे घुसता चला जाता है, मतलब एकदम कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है और वो क्रोमोसोम बन जाता है। इसी तरह एक इसमें अलग से एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये प्लाज्मिड जो होता है वो बैक्टीरिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसके सारे फंक्शंस जो है वो तुम्हें 1 बाय 1 जो है वो बताए जाएंगे। तो ये याद रखो, ये स्ट्रक्चर जो है ये याद रखना, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर तुम्हारे क्वेश्चन में आता है, 5 नंबर में आता है कि भाई ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, है ना, विथ ऑल स्ट्रक्चर। तो इसके जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से सुंदर से तुम्हें एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना के, और ये उसको फ्लैजिला दिखा देना, फिलाई दिखा देना, कैप्सूल लेयर दिखा देना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर दिखा देना, साइटोप्लाज्म के बीच में जो ऐसे जो लिक्विड मटेरियल जैसा दिख रहा है ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म है ना। सेल वॉल दिखा देना, है ना। अब सेल वॉल जो होता है ना, यही तुम्हारा लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, जो सेल वॉल होता है ये लेयर्स जो होते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड्स के बने होते हैं। टिकोइक एसिड, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सब आगे तुम्हें बताया जाएगा, उस बैक्टीरिया में एक एडिशनल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको टिकोइक एसिड बोलते हैं। कुछ इंक्लूजन्स पाए जाते हैं, है ना, एंड इसमें स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। सो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्लियर है तुम लोगों को सबको? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। देखो 1 बाय 1 स्ट्रक्चर जो है वो तुम लोगों को पूछा जाएगा, है ना। जैसे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तुमने एक क्वेश्चन तो तुम्हारा एकदम समझो आउट है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आएगा उसके सारे डायग्राम के साथ, उसके सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके साथ, राइट। अब जो इसके सारे जो फंक्शंस हैं, जो पार्ट्स हैं, उन सब का अलग अलग फंक्शंस होता है ना। तो जैसा तुम्हें पहले ये जो है, जो पहला स्ट्रक्चर है वो तुम्हारा फ्लैजिला है ना। फ्लैजिला मैंने तुम्हें बताया था कि फ्लैजिला जो होता है ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। जैसे स्वार्मिंग, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्वार्मिंग मूवमेंट करते हैं, है ना। और जैसे तुम पेट्री प्लेट में भी देखोगे, पेट्री प्लेट पे जब तुम बैक्टीरिया को ग्रो करवाओगे ना तो ऐसे वो फैला हुआ नजर आएगा, है ना, यहाँ वहाँ सारा प्लेट में बिखरा हुआ होगा। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर तुम्हें पेट्री डिश पे दिखता है, पेट्री डिश जब तुम यहाँ आओगे तो कुछ प्लेट्स वगैरह दिखाए जाते हैं तुम्हें, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि तुम्हें जो लेबोरेटरी में यूज होते हैं उन सब इंस्ट्रूमेंट और छोटे छोटे ग्लासवेयर, इन सब का तुम्हें पहचान बताया जाएगा। उसी में एक पेट्री डिश होता है। इस पेट्री डिश को हम लोग नॉर्मली कल्चर करने के लिए, बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए, बैक्टीरिया फंजाई जो भी तुम्हारा माइक्रोऑर्गेनिजम्स है उसको ग्रो कराने के लिए हम लोग पेट्री डिश का यूज करते हैं, है ना। और अब जो ये फ्लैजिला है ना, इस जैसे बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन तो कई बेसिस पे होता है। बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन उसके शेप एंड साइज के आधार पे भी किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन जो होता है वो फ्लैजिला के आधार पे भी किया जाता है। जैसे अगर एक ही फ्लैजिला है, किसी बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला है तो उसको बोलेंगे मोनोट्राइकस है। मान लीजिए कि एक बंच ऑफ बैक्टीरिया जैसे बाल जैसा एक किनारे पे कहीं है बैक्टीरिया का फ्लैजिला, तो उसको हम लोग बोलेंगे लोफोट्राइकस। अगर मान लीजिए कि दोनों तरफ थोड़े थोड़े फ्लैजिला बिखरे हुए हैं तो उसको हम लोग एम्फीट्राइकस। एंड अगर चारों तरफ बाल जैसा अगर बैक्टीरिया के चारों तरफ फैला हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे पेरीट्राइकस। तो ये भी जो टर्म है तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज मोनोट्राइकस, व्हाट इज लोफोट्राइकस, व्हाट इज एम्फीट्राइकस, व्हाट इज पेरीट्राइकस। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए तुम्हारा 2 नंबर के लिए भी तो ये सारे टेक्निकल टर्म तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, जैसे ये देखो, ये जो बैक्टीरिया है ना, एक छोटा सा ऐसे रॉड शेप बैक्टीरिया है और उसके एक कोने पे एक
स्ट्रक्चर एक फ्लैजिला सा लगा हुआ है, तो ये मोनोट्राइकस है। एक फ्लैजिला है, एक एंड पे लगा है, तो ये मोनोट्राइकस है। बट यहाँ पे देखो दो दो फ्लैजिला, तीन तीन फ्लैजिला जो है वो दोनों एंड पे है ना, है ना, दोनों। तो दोनों जब दोनों एंड पे होगा तो उसको तुम लोग बोलोगे कि ये जो है ना, मतलब टफ और फ्लैजिला एट वन एंड। अगर एक एंड पे है तो उसको तुम लोग बोलोगे कि ये लोफोट्राइकस है ना। अगर मान ली जाए कि पूरा तुम्हारा एक एक कोने पे ढेर सारा तुम्हारा जो देखो ये दोनों तरफ है, तो ये तुम्हारा एम्फीट्राइकस है, राइट। दोनों तरफ फ्लैजिला है, यहाँ भी फ्लैजिला है, इधर भी। ये देखो एक तरफ ना, एक कोने में इधर तुम्हारा खाली बाल बाल जैसा नजर आ रहा है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा लोफोट्राइकस। एंड यहाँ पे देख रहे हो कि पूरा जो एक जो बीच में बैक्टीरिया है, इसके चारों तरफ बाल बाल जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, तो ये हो गया तुम्हारा पेरिट्राइकस। तो flagella at one end of bacteria is known as monotrichous. Flagella at both end of the bacteria is known as the amphitrichous. A top of flagella at one end of bacteria is known as the lophotrichous, and flagella all around the bacteria is known as the peritrichous. So these four technical terms you must remember. You have to remember for 1 number question, for objective question, for fill in the blanks, है ना। तो ये तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। अब देखो मूवमेंट, जब बात आ रही है फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला जानते हैं कि मूवमेंट कराता है। अब ये जो मूवमेंट है ना, ये तुम्हारा डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया में वेदर, मतलब कि तुम्हारा फ्लैजिला जो है वो कैसा है। वेदर पेरिट्राइकस फ्लैजिला है, मतलब कि चारों तरफ फैला हुआ है फ्लैजिला, या उसके एक एंड पे है। अगर एक एंड पे है यानी मोनोट्राइकस बैक्टीरिया है ना, या तुम्हारा लोफोट्राइकस एक ही एंड पे बहुत सारा फ्लैजिला है ना, तो वो किस तरह का मूवमेंट करेगा। एंड वैसा बैक्टीरिया जिसमें कि चारों तरफ फ्लैजिला लगा है, वो कैसा मूवमेंट करेगा। तो जैसे ये बता रहा है कि अगर तुम्हारा बैक्टीरिया पेरिट्राइकस है, मीन्स कि उसका फ्लैजिला जो है वो चारों तरफ बिखरा हुआ है ना, तो जब वो काउंटर क्लॉकवाइज, यानी काउंटर क्लॉकवाइज मींस इस तरह से, जब तुम्हारे घड़ी का देखते हो ना, घड़ी जब इस डायरेक्शन में घूमती है क्लॉकवाइज, अगर अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये काउंटर क्लॉकवाइज मींस कि इस तरह से अगर घूम रही है, इस तरह से अगर घूम रही है, तो ये जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब क्या हुआ, बैक्टीरिया को फिर बैकवर्ड भी मूव करना, मींस ये फॉरवर्ड कब मूव करेगा, जब कुछ खाना है दिख रहा है उसको, बैक्टीरिया को दिख रहा है कुछ, उसको कुछ ऐसा उसको सेंस आया कि कुछ दूरी पे खाना रखा हुआ है ना, तो क्या करेगा, बैक्टीरिया उसकी तरफ जाएगा, है ना। बैक्टीरिया का मूवमेंट जो होता है वो भी किसी सेंस के अकॉर्डिंग होता है, मतलब लाइट के होता है, खाने के इसमें होगा, या जैसी जरूरत होगी बैक्टीरिया का उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे हम लोग भी कब चलते हैं, जब जरूरत होती है, अदरवाइज तो हम लोग बैठे रहते हैं। इसी तरह जब भी कोई मूवमेंट होगा तो वो किसी रिस्पॉन्स के इस रिस्पॉन्स में ही होगा। तो वैसे मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं टैक्टिक मूवमेंट, है ना। तो अगर तुम्हारा लाइट के रिस्पॉन्स में मूवमेंट हुआ तो उसको बोलेंगे फोटोटैक्टिक। अगर वो न्यूट्रिशन के हुआ, अगर खाना के लिए वो मूव कर रहा है तो उसको हम लोग केमोटैक्टिक बोलेंगे। या कुछ केमिकल, क्योंकि न्यूट्रिशन को केमिकल में ही लाया गया है, या कुछ केमिकल, ऐसा केमिकल जो कि बैक्टीरिया को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके अगर रिस्पॉन्स में बैक्टीरिया अगर मूव कर रहा है तो भी उसको हम लोग केमोटैक्टिक करेंगे। तो जब उसको केमोटैक्टिक मूवमेंट करना पड़ेगा, मतलब आगे जाना है, दैट मींस कि वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। फिर बैक्टीरिया को बैकवर्ड भी जाना है, मींस कहने का मतलब कि अगर तुमने क्या किया कि उसको खाने की बजाय उसको कुछ ऐसा चीज दे दिया कि बैक्टीरिया उसको लाइक नहीं कर रहा, तो वो भागेगा ना वहां से। तो कैसे भागेगा भाई, उसके जो बाल है वो क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। रुकने के लिए वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, और इस केस में वो टंबल हो जाएगा, मींस फैल जाएगा, है ना, और वो थोड़ी देर तक रुक जाएगा। दैट मूवमेंट इज नोन एज अ पॉज मूवमेंट। वो पॉज होगा एंड फिर वो क्या करेगा, सारे फ्लैजिला को अपने एक ओरिएंटेशन में डाल के अगेन वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। यानी यू कैन सी इन पेरिट्राइकस फ्लैजिला flagellar movement, bacteria have to rotate its flagella in counterclockwise direction for both forward direction and for backward direction too, है ना। In clockwise rotation, bacteria get tumble और pause, है ना। यही तुम्हारा ये जो स्लाइड है ये उसका मूवमेंट दिखा रहा है।
but in case of polar movement, but in case of mono and Lophotrichus flagella, इसमें तुम देख रहे हो कि when bacteria will rotate its flagella in counterclockwise direction, then bacteria will move forward. counterclockwise ऊपर भी तुम्हारा forward, यहाँ नीचे भी तुम्हारा forward, okay? लेकिन जब ये क्लॉकवाइज जब ये क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, then bacteria will move backward direction, है ना? So you can see the clear difference between the peritrichous flagellar movement and the mono or Lophotrichus flagellar movement. In peritrichous flagellar movement, you can see bacteria have to rotate its flagella in counterclockwise direction for forward motion and for backward motion too. Okay, when bacteria rotate its flagella in clockwise direction, then bacteria gets stumble or pause for some time. But in case of mono or Lophotrichus flagella, bacteria will move counterclockwise direction for forward and clockwise rotation for backward direction. Okay, clear hai? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे बढ़े, बढ़े आगे. Yes, ma'am. अब जब ये जो फ्लैजिला में एक धागे सा दिख रहा है, लेकिन उस फ्लैजिला का जब तुम क्रॉस सेक्शन लोगे, है ना, और उसको अगेन तुम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करोगे, तो तुम्हें दिखेगा कि ये फ्लैजिला जो है ना, ये इतना सिंपल नहीं है. ये फ्लैजिला जो है ये 3 पार्ट में अभयराज इंटर द वेटिंग रूम. ये जो तुम्हारा ये जो तुम्हारा फ्लैजिला है ना, ये फ्लैजिला जो है वो 3 पार्ट में बना हुआ होता है. जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं, जो बीच में स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हुक, एंड जो इनर पार्ट होता है ना, जो कि तुम्हारा सेल वॉल में, ये तुम्हारा सेल वॉल है. बैक्टीरिया का जो आउटर स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये सेल वॉल में ऐसे धंसा हुआ है. तो जो धंसा हुआ पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं बेसल बॉडी. और ये बेसल बॉडी जो है वो अगेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इनर रिंग्स, रॉड्स एंड आउटर रिंग्स. अब ये जो सेल वॉल है, ये तुम देख रहे हो कि आउटर मेम्ब्रेन एंड पेप्टिडोग्लाइकन, है ना. बाद में ये तुम्हें दिखाऊंगी कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, यानी कि जहां आउटर मेम्ब्रेन आएगा, दैट मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन. सो ओवरऑल यहाँ पे तुम्हें यही देखना है कि फ्लैजिला का स्ट्रक्चर अगर तुम्हें पूछ दे तो ये 2 नंबर में पूछ सकता है कि राइट ऑन द स्ट्रक्चर, है ना. अगर 2 नंबर में है तो यू कैन राइट दैट फ्लैजिला कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड द बेसल बॉडी, है ना. फिलामेंट इज द आउटर पार्ट, ये जो तुम्हारा आउटर जो ऐसे जो मतलब कि जो सेकिंग मूवमेंट होता है वो फिलामेंट करता है. हुक इज द कनेक्टर दैट कनेक्ट फिलामेंट टू द बेसल बॉडी, एंड ये बेसल बॉडी जो है यही मेन जो है वो तुम्हारा सेल वॉल में अंदर फंसा हुआ रहता है. दैट मींस कि सारा इंफॉर्मेशन फ्लैजिला को किधर मूव करना है, किधर जाना है, कैसे क्या करना है, सारा कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो बेसल बॉडी के पास रहेगा. और ये बेसल बॉडी जो है ना, ये तुम्हारा उसके पास ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फ्लैजिला को डायरेक्ट करता है कि वेदर उसको किधर, किस डायरेक्शन में जाना है, पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है. तो आज की क्लास के लिए इतना ही. इसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्लास हमको लेना है, ठीक है ना. अब ये जो इतना जो स्ट्रक्चर है ना, अभी तुम लोग को स्लाइड में देख रहे हैं, ये सारा स्ट्रक्चर टिल फ्लैजिला है ना, ये तुम लोगों को कल याद होना चाहिए, राइट. कल इसी टाइम एक और क्लास ले लेंगे, तो हमारे जो पिछले वीक में हम क्लास नहीं ले पाए वो कवर हो जाएगा, राइट. यस मैम. फ्लैजिला तक तुम लोग को सबको हम भेज देंगे, और हड़बड़ाना नहीं. हो सकता है अभी हम क्लास लेने के बाद फ्री होके सबको पीपीटी भेजेंगे, राइट. तुम लोग ये अच्छे से देखना, है ना, और रिकॉर्डिंग भी तुम लोग को भेजेंगे क्योंकि ये रिकॉर्ड होता है, ठीक है. तो यस मैम. हाँ, प्रॉब्लम हो तो वो तुम लोग, यस मैम. लेकिन ये सारा तुम्हें याद रहना चाहिए. हम आगे तभी बढ़ेंगे जब तुम्हारा पीछे का क्लास क्लियर, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में अगेन. मैम मॉपअप से आए हैं, उनके लिए जो क्लास छूटा है. कौन वाला? मैम शुभम.
मॉपअप से जो लोग आए हैं वो क्लास छूटा है उनके लिए कुछ